अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में, सिगमंड फ्राइड और उसके साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। साइको एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा मेथड है, ऐसी टेक्निक है जो कि मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम को ट्रीट करती है पेशेंट में। लाइक टॉकिंग के थ्रू अबाउट ड्रीम्स और फीलिंग्स और मेमोरीज, इन चीज़ों के बारे में उनसे पूछा जाता है। और जो इंसान के माइंड में अनकॉन्शियस माइंड में जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है। उसके बाद इन्होंने 9 ईयर मेडिसिन में स्टडी की थी। इनका जो मेन इंटरेस्ट है ना, वो न्यूरोफिजियोलॉजी में था। एक जर्मन फिजिशियन थे, जोसेफ ब्रियोर। उन्होंने सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस की नींव रखी थी। स्टार्टिंग में सिगमंड फ्राइड इनके स्टूडेंट बनकर काम सीखते रहे। फिर इन्होंने एक कैथार्टिक मेथड यूज़ किया जिसके थ्रू इन्होंने पेशेंट जो होते हैं उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दी, यानी बातचीत करके उनके इलाज किया जाता था। इस मेथड को फ्राइड ने अपने साइको एनालिसिस में यूज़ किया। इन दोनों ने मिलकर फिर एक एना ओ थी, उन 21 साल की खातून थी, हाईली इंटेलिजेंस लेडी थी। इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस लेडी को इन्होंने हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके जो चाइल्डहुड हिस्ट्री थी उसके बारे में इनसे पूछना स्टार्ट कर दिया। फिर इनको पता चला कि जो इनके जब ये लेडी जो है इनके मरते हुए बीमार बाप की खिदमत कर रही थी, तो इस वक्त इसमें कुछ ना विजुअल डिसऑर्डर या पैरालाइज सिम्टम्स जो थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो जोसेफ ब्रियूर जो थे उस लेडी को डेली ऑब्जर्व करते थे। इनके सिम्टम्स इस लेडी हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे और ये लेडी एक स्टेट ऑफ एब्सेंस में जाने लगी। और ट्रीटमेंट के दौरान ये लेडी लोगों के अपने स्टेट ऑफ एब्सेंस की स्टोरी सुनाने लगी। और आप यकीन नहीं करेंगी कि अब इस लेडी के सारे सिम्टम्स गायब होना स्टार्ट हो गए। मतलब उस लेडी ने, उसकी जो लेडी की हेल्थ है वो बेहतर होने लगी। यानी आपने सुना होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, जो हम लोग कहते हैं कि सामने वाले बंदे ने अपने दिल का जो गुबार है वो सारा बाहर निकाल दिया, अब वो बेहतर फील करने लग पड़ा है। उसके जितने भी माइंड में वो कहते हैं ना, जितने भी थॉट्स वगैरह चल रहे थे, जब वो किसी से शेयर कर लेते हैं ना तो वो एक उसके ऊपर एक बोझ सा बर्डन सा होता है जो कि हाइड हो जाता है। फिर उसने स्टार्ट, इसी तरह बिल्कुल इनके साथ भी हुआ। फिर ये जो आइडिया था ना सिगमंड फ्राइड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। जिस वक्त ये मेडिकल रिसर्च कर रहे थे इस वक्त इन्होंने कोकाइन को एक नशा होता है, ड्रग्स होती है, जिसको इन्होंने खुद पर टेस्ट किया, क्योंकि इनका मानना था कि जो कोकाइन है वो एक बेहतर मेडिसिन का काम कर सकती है, यानी बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए या फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए। फिर इन्होंने 1884 में एक ना पेपर पब्लिश किया था कोका के नाम से, जिसको इन्होंने पब्लिकली प्रमोट करने के लिए प्रमोट किया। फिर इनका एक दोस्त था अर्नेस्ट नेम का। उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे मॉर्फिन की। उन्होंने उनकी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए कोकाइन का मशवरा दिया कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप जो है मॉर्फिन के एडिक्ट हैं तो ये आपकी एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो फिर फ्राइड का ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया और उनका जो दोस्त था इवन उनकी डेथ हो गई। तो इस एपिसोड के बाद मेडिकल रेपो जो थी वो ख़राब होने लगी। इस वजह से फ्राइड ने पब्लिकली ड्रग को प्रमोट करना बंद कर दिया, लेकिन प्राइवेटली खुद तो ले रहे थे। जब माइग्रेन होता है या डिप्रेशन होता था तो वो इस मेडिसिन को यूज़ करते थे। इवन के 24 की एज में उन्होंने स्मोकिंग की आदत लग गई। पहले वो सिगरेट पीते थे, फिर सिगार लेने लगे। अब आपने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, हर पिक्चर्स में उन्होंने हाथ में सिगार पकड़ा हुआ है, यानी वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे इस चीज़ पर। उनको लगता था कि ये उनके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इनके दोस्त थे विलियम, जिन्होंने क्या किया, इनको वार्निंग दी, लेकिन ये नहीं माने, बल्कि कहते थे कि स्मोकिंग जो है वो मास्टरबेशन का काम करती है। ये एक अच्छा एब्स्टिट्यूट है जो कि स्मोकिंग करते हुए बाद में इंसान जो है रिलैक्स फील करता है। इनकी वजह से इनको एक ब्यूकल कैंसर भी हो गया था। फिर इन्होंने एक थियरी ऑफ रिप्रेशन पे वर्क किया, यानी अच्छा, अब इन लोग जो थे ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा होने का शौक़ होता है, अपना फेमस होने का स्टार्ट होता है, क्राउनिंग करने का बहुत शौक़ होता है। तो सिगमंड फ्राइड भी इन्हीं में से थे। इन्होंने सोचा कि जो पोइट और थिंकर्स हैं वो अनकॉन्शियस को बहुत मानते थे, इसलिए उनका अनकॉन्शियस ब्रेन में जो है उसकी कोई ये एक ऐसी चीज़ कोई ना कोई होती है। उन्होंने कहा कि इसको अब साइंटिफिकली प्रूव करना है। तो अपने अनकॉन्शियस को प्रूव करने के लिए फ्राइड ने सबसे पहले ये थ्योरी ऑफ रिप्रेशन दी थी कि हर इंसान के दिमाग में कुछ आइडियाज़ होते हैं जिन्हें वो ब्रेन में दबाता चला जाता है कि वो
ऐसा लगता है कि जैसे वो आइडियाज़ गायब हो जाएंगे, लेकिन रहते वो ब्रेन के अंदर ही हैं। तो उनको लगता था कि ये बिल्कुल ना इंसान के ऑटोमेटिकली ये माइंड के अंदर होने वाला प्रोसेस है जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट को बैनिश कर देता है, जो कॉज करता है जे जब ये मेमोरीज जो होती हैं या ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं वो जब रिप्रेस्ड हो जाते हैं दब कर रह जाते हैं तो एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको न्यूरोसिस कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि ये जो न्यूरोसिस है ना, इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है जब हम इसको कॉन्शियस में ले हैं, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में ले हैं। अब वो कैसे लेके आ सकते हैं? अच्छा, अब आपने सुना होगा कि जब इंसान के अनकॉन्शियसली माइंड में कुछ चल रहा होता है तो वो उसकी बाद में हैबिट्स में बाद में नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं वो सिम्टम। तो इसी तरह इनका ये था कि उसको बस उन्होंने क्या करना है, एक पॉलिश कर देना है, उसको बाहर लाना है, उसको कॉन्शियस में लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम उस ट्रीटमेंट को क्योर में ट्रीट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को, न्यूरोसिस को। फिर इन्होंने प्लेजर प्रिंसिपल दिया। इनका मानना था कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सिर्फ हमें प्लेजर चाहिए होता है। जब वो इस एज में इंस्टेंटली हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो बच्चे से यानी कोई चीज़ छीन ली जाती है तो वो कैसे रोने लगता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसके जो प्लेजर्स हैं या डिज़ायर्स हैं वो दबाता चले जाता है, यानी रिप्रेस कर देता है। जैसे जैसे इसके दिमाग में सुपर ईगो डेवलप हो जाता है तो वो थॉट्स को रिप्रेस करने लग जाता है। फिर फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए। सबसे पहला था बर्थ टू 12 मंथ, यानी जिसको ओरल स्टेज कहा जाता है। इसमें ये होता है कि सारे का सारा प्लेजर ओरली चाहिए होता है। ये इन्फेंसी के एज में होता है 0 to 1 ईयर्स। इसमें ज़्यादा जो फोकस होता है ना चाइल्ड का, वो माउथ के वे से होता है, यानी मदर की ब्रेस्ट को सक करना, उसको ओरली प्लेजर चाहिए होता है। अच्छा, जिस बच्चे की ओरल प्लेजर इस फेज़ में फुलफ़िल नहीं होती वो अल्कोहल एडिक्ट भी हो जाते हैं। लाइक वो चिंगम बड़े होकर बहुत ज़्यादा चिपकाते हैं या उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स जो है ना वो नुमायाँ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनल स्टेज, जो कि 1 to 3 ईयर्स होता है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसमें जो बच्चे हैं ना, इसमें अब 3 किस्म के बच्चे होते हैं। इसमें पेरेंट्स बच्चे को इनकरेज करते हैं। पहला ये होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को इनकरेज करते हैं कि टॉयलेट कैसे यूज़ करना है, यानी उनको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। और जब वो बड़े होते हैं तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप होती है। दूसरे टाइप के बच्चे ये होते हैं कि जब उनको पेरेंट्स जो है उनको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं सिखाएंगे, उनको यूज़ करना नहीं सिखाएंगे, क्या करना है, किस तरीके से आपने खुद को, यानी उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो बात बात पर उनको पनिश करेंगे कि आपने ये क्या कर दिया है। अक्सर बच्चों के साथ माएँ जो हैं बचपन में ऐसी करती हैं, तो वो सारी उम्र अथॉरिटी को फॉलो करेंगे। अक्सर तो उससे इतना वो डिग्रेड हो जाते हैं कि खुद से ही नफरत करना स्टार्ट हो जाते हैं। जब उनकी पर्सनैलिटी है ना बहुत इरीटेटिंग पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर थर्ड वाले बच्चे वो आ जाते हैं कि जिन पर कभी ध्यान ही नहीं किया जाता कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं नहीं देते, उनको कोई मतलब उनको तवज्जो ही नहीं दी जाती। तो वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, हर किसी से किसी की नहीं सुनते, वो बहुत झगड़ालू टाइप, उनकी बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट आ जाता है फैलिक स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर्स होता है। इसमें अच्छा, इसमें ना एक बहुत शॉकिंग चीज़ जुड़ी हुई है। जब फ्राइड ने दुनिया को बताई तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं। इस फेज़ में बहुत कम उम्र में ही बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है। खासकर जो लड़का है वो अपनी माँ के लिए और जो लड़की है अपने बाप के लिए, क्योंकि बच्चों के पास बस वो 2 लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हर टाइम अवेलेबल होते हैं। और इसी एज में इंसान जो बच्चा है उसको जेंडर्स का पता चलता है कि ये फीमेल है और ये मेल है, यानी वो जेंडर्स को आइडेंटिफाई करता है। अब इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया था। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि जो बच्चा है उसकी अपनी मदर के साथ अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। इस एज में एक छोटा बच्चा जो है अपनी मदर के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है। इसमें ऐसा सिगमंड फ्राइड ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने फादर से एक ना जेलसी फील करता है। उससे लगता है कि ये प्लेयर जो है ना उसने इससे पहले क्यों ले लिया उसके फादर ने, यानी वो उसको पहले सेक्सुअली इंगेज होना था और वो प्लेयर उससे पहले हासिल करना था। ये आइडिया सिगमंड फ्राइड ने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया था। यानी इसमें बहुत सारी मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप गूगल से इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पे सर्च कर सकते हैं। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट इसने दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें यह था कि जब लड़की इस एज में, अच्छा इसमें ना उन्होंने पैनासोनिक का कंसेप्ट दिया था कि जो लड़की है वो सेम आइडिया जिसमें, यानी जो इस एज में बच्चियाँ जो होती हैं एंजाइटी फील करती हैं कि वो स्पेसिफिक चीज़ें जो मेल के पास, यानी पैनस हो गया, वो उन्हें लगता है कि वो उनके पास में होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि दिस इज़ द की टू पावर डोमिनेशन, यानी उन्होंने इस चीज़ को पावर ऑफ डोमिनेशन का नाम दे दिया बच्चियों ने कि ये हमारे पास में होनी चाहिए। यानी वो इससे एंजाइटी फील करती हैं
तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ओडिपल्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। फोर्थ स्टेज आ जाता है लेटेंसी स्टेज। इसमें लिबिडो की एनर्जी जो है ना क्रिएटिविटी में लग जाती है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है सोशल इंटरेक्शन पे, लर्निंग पे, हॉबीज़ पे, यानी इन चीज़ों को वो डेवलप करने में होता है। इसमें जो लेस फोकस होता है सेक्सुअलिटी पे। फिफ्थ वन आ जाता है जेनिटल स्टेज। इसमें लिबिडी जो है वो वापस जेनिटल की तरफ आ जाती है, यानी कि इसमें ये होता है कि वापस सेक्स ऑपोजिट की तरफ आ जाता है, यानी एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है चाइल्ड, यानी दोबारा वही फेज़ आ जाता है कि जो इंसान है, बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, पुबर्टी की एज में चल जाता है, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम करता है और दोबारा से ऑपोजिट सेक्स की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, एंड करते हैं। तो मैं आपसे लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये हमने जो सिगमंड फ्राइड है इसको हमने साइको एनालिसिस का फादर कहा है, इसको साइकोलॉजी का फादर नहीं। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं पेपर में कि जब उनसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस क्या है, वो तब भी सिगमंड फ्राइड कह देते हैं, और जब सिगमंड साइकोलॉजी का फादर पूछा जाता है तो भी वो सिगमंड फ्राइड का नाम ले देते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आप लोग अब बताएं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। सिगमंड फ्राइड जो थे वो साइको एनालिसिस के फादर थे। सो आज का लेक्चर होपफुली कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।